Hello everyone. Today we are going to read class 8th history lesson number 7 part 2. तो हमने पार्ट 1 में कॉटन मिल्स जैसे बंद हो गई थी उनके बारे में हमने रीड आउट किया था। अब हम इसका आगे रीड आउट करते हैं कॉटन मिल्स के बारे में, सूती उद्योगों के बारे में। बाय 1900 सेंचुरी ओवर 18 मिलियन मिल्स बिगान ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। तो 1900 में मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई थी। मैनी ऑफ दिस एस्टेब्लिश बाय गुजराती एंड द पारसी बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू द ट्रेड ऑफ चाइना। उनमें से जो बहुत सारी ऐसी थी जो गुजराती और पारसियों के द्वारा खोली गई थी और यहाँ पे चीन से लाई गई चीज़ों के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। मिल्स केम अप इन मैनी अदर सिटीज़ टू। जो ये मिल्स थी वो दूसरे के देशों में भी खुली। द फर्स्ट मिल वॉज इन अहमदाबाद स्टार्ट इन 1861। जो पहली मिल अहमदाबाद में खुली थी वो 1861 में खुली थी। अ ईयर लेटर द मिल वॉज एस्टेब्लिश इन कानपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। और उसके बाद अगले ही साल वो जो थी वो कानपुर में ही एक मिल खुल गई। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू द डिमांड ऑफ लेबर। जैसे जैसे सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ती गई उससे मजदूरों की मांग भी बढ़ती चली गई। थाउजेंड ऑफ पीपल artisan, peasants and the agriculture laborers went to cities to work in the mills. हजारों गरीब दस्तकर और काश्तकार जितने भी खेती कारगर थे वो कारखानों में काम करने के लिए चले गए। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द एस्टेब्लिश द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन द इंडियन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। अब जैसे शुरू के दशकों में क्या हुआ, भारतीय कपड़ा के कारखाने में बहुत ज़्यादा समस्या आई और उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। और सबसे पहली समस्या क्या थी? इट वॉज डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, ब्रिटेन से जो सस्ता कपड़ा आता था उसका मुकाबला कैसे किया जाए। In the most of the countries, government supported industrialization by the importing heavy taxes on the imports. तो जो दूसरे देश थे वो क्या करते थे, सरकार से जितने भी बाहर से वस्तु आती थी ना उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाकर अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया करते थे। दिस रिमूव द कॉम्पिटिशन एंड गेव द प्रोटेक्शन इन फैक्ट इंडस्ट्री। इससे क्या होता था, प्रतिस्पर्धा जो थी वो समाप्त हो जाती थी और देश में नवजात उद्योगों को संरक्षण भी मिलता था और उद्योग बढ़ते भी थे। The colonial government in India was reluctant to provide protection in the local industries. जो औपनिवेशिक भारत की सरकार थी वो स्थानीय लोगों को आमतौर पर इसी तरह कोई सुरक्षा नहीं दिया करती थी। इन इंडिया द फर्स्ट मेजर एफर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन देयरफॉर was during the first war when textile imports from the Britain decreases. India factory were called upon the manufacture cloth military supplies. तो इसलिए जो भारत का जो औद्योगिक सूती कपड़ा उत्पादन था, पहली लहर जो थी पहले विश्व युद्ध के दौरान देखी गई, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा बहुत ज़्यादा कम आ गई और लोग जो थे वो भारत में बने हुए मैन्युफैक्चर कपड़ों को ही पहना करते थे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने लग गए। कपड़े का उत्पादन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई पहले विश्व युद्ध के दौरान। अब हम आगे पढ़ेंगे द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान एंड द वुड स्टील। टीपू सुल्तान की तलवार और वो वुड स्टील के बारे में अब इसमें रीड आउट करेंगे। अब हम We begun the story of Indian steel and the iron metallurgy by telling well-known story of the Tipu Sultan who was ruled Mysore till 1799. Therefore fought 4 wars with the British and died fighting with the sword in his hand. तो भारतीय इस्पात जो है लोहा कला की कहानी जो है, हम टीपू सुल्तान के किस्से के बारे में सबने सुनी होगी। टीपू सुल्तान जो थे 1799 में मैसूर पर उन्होंने शासक किया था और अंग्रेजों से 4 बार उन्होंने लड़ाई करी थी और हाथ में तलवार से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे। टीपू लेजिडेंसी नाउ अ पार्ट ऑफ अ प्रीशियस कलेक्शन इन द म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड। जो टीपू की तलवार थी ना, जो टीपू की तलवार वो आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में अभी तक रखी हुई है। बट यू नो वाई स्वॉर्ड वॉज टीपू सो स्पेशल। क्या आप जानते हैं जो टीपू की तलवार थी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? द स्वॉर्ड वॉज इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड इजिली रिप थ्रू द एनिमी एनिमल। क्योंकि जो टीपू सलवार थी वो इतनी ज़्यादा धार थी, इतनी ज़्यादा पैनी थी, जिसकी वजह से वो दुश्मनों को बहुत इजीली मार दिया करती थी। द क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील वुड्स विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर द साउथ इंडिया। और जो उनकी जो तलवार थी किससे बनी हुई थी? वो कार्बन की अधिक मात्रा से थी, जो वुड्स नामक स्टील के कारण थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। When wood steel covered into the swords, it produces a very sharp edge with the flowing water pattern. जब वुड स्टील को तलवार में बदल दिया जाता था तो वो क्या करती थी, एक बहुत ज़्यादा पतली पानी की तरह बहती हुई तलवार बन जाया करती थी। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड फ्रॉम आयरन। और जो ये पैटर्न होता था ये कहाँ से मिलता था? लोहे की गड़बड़ कार्बन से। कार्बन जो है लोहे के अंदर बिल्कुल अच्छे से गाड़ दिया जाता था और उससे बनता था।
Francis Bhushan, who was visited Mysore in 1800, a year of Tipu Sultan died. He was given as the account of technique was wood steel was manufactured in hundred of smelting furnaces इन मैसूर। तो जो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वहाँ पे मैसूर में यात्रा करने के लिए फ्रेंच के बुकान आए थे, इसके बाद में उन्होंने बताया था, और मैसूर के सैकड़ों प्रगलन भट्टियों के बारे में वो स्टील कैसे बनाया जाता था उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। थ्रो अ कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल वॉज temperatures and smelters prepared steel. Ingots were used in the swords making not just India but the West Central Asia too. और जो ये था, जो भट्टियों में, जो कोयले की भट्टियों में जो मिट्टी बनाने का काम होता था, छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था, ये हर जगह बनाया जाता था, और ये इंडिया के साथ साथ सेंट्रल एशिया में भी बनाया जाता था। भारत के साथ साथ पश्चिमी और मध्य एशिया में भी इसका बनाया जाता था। Woods is an England version of the Kannada word ukku and Telugu hukku and the Tamil and Malayalam urukku meaning steel। और जो ये woods था बच्चों, वुड्स तेलुगु शब्द हुक्कू, कन्नड़ शब्द उक्कू और तमिल शब्द मलयालम उक्कू यानी स्टील से बिगड़ा हुआ अंग्रेजी शब्द था। इंडियन वुड स्टील वॉज अटैच्ड। यूरोपियन साइंटिस्ट द legendary scientists discovered the electricity and the electromagnetism। और जो यूरोपीय वैज्ञानिक थे भारतीय वुड स्टील की काफ़ी आकर्षित हुआ करते थे वो वहाँ से। और माइकल फैराडे spent 4 years studying the properties of Indian woods, but the wood steel producing process was so फेमसली नोन इन द साउथ इंडिया। और जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे और विद्युत चुम्बक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका आविष्कार किया था, माइकल फैराडे, वो भारत में वुड स्टील की विशेषताओं को 4 साल तक उन्होंने उसका अध्ययन किया था, गहन किया था, पर फिर भी दक्षिण भारत में इतनी इसका निर्माण प्रक्रिया नहीं कर पाए। बट द वुड स्टील प्रोड्यूसिंग प्रोसेस वॉज सो फॉर्मली नोन इन साउथ अफ्रीका। और क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी तक आते आते यह पूरी तरीके से लुप्त हो गया। द एमर एंड द स्वॉर्ड मेकिंग इंडस्ट्री डाइड व्हेन द contest of the Indian was British and the import steel of Indian Britain displaced the iron and steel manufacture craft spelled in India। तो भारत में अंग्रेजों की विजय के साथ साथ यहाँ पर तलवार हथियार उद्योग जितने भी थे वो सब कुछ खत्म हो गए और भारत कारीगरों द्वारा निर्मित लोहे और इस्पात, इंग्लैंड से आए लोहे के इस्पात ले जाए जाने लग गए। और धीरे धीरे ये जो हाथों से ये स्वॉर्ड बनने की, तलवार बनने की कला थी वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होती चली गई। उसके बाद है एम्बोर्निंग फर्नेसेस इन विलेज। तो देखो कि गांवों में उजड़ी हुई भट्टियां थी वो कैसी थी। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील नीडेड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक द रिफाइनिंग आयरन। जो वुड स्टील थी उसके उत्पादन के लिए लोहे की बहुत अच्छी तकनीक की जरूरत पड़ती थी। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज कॉमन टिल एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और परंतु 19 सदी के अंत तक भारत में लोहा का प्रगलन जो था बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई थी। इन बिहार एंड द सेंट्रल इंडिया एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर यूज द लोकल डिपॉजिट्स ओर एंड द मैन्युफैक्चर आयरन और which are used to manufacture instrument and tools daily life। और मुख्यतः जो मध्य भारत और बिहार के प्रत्येक जिले हैं उनमें जो प्रगलन के कार्यकर थे वो लोहा बनाने के लिए, लोहा के लिए स्थानीय भंडारों का प्रयोग किया करते थे। द फर्नेसेस वाज द मोस्ट ऑफन बिल्ड ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। और जो कारखाने थे वो इसी सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बनाए जाया करते थे। द स्मेल्टिंग वाज जनरली डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्क द बेलोज एंड पंपिंग एंड द कैप्टिव चारकोल बर्निंग। और जो अधिकांश भट्टियाँ थी वो किसके द्वारा, ये पुरुषों के द्वारा चलाई जाती थी, क्योंकि पुरुषों जो थे उसका प्रगलन का काम करते थे और महिलाएं उसको धोकनी का काम करती थी। धोकनी मतलब उसमें फूंक मारने का काम करती थी और बाकी ये काम जो थे पुरुषों के द्वारा ही किया जाया करता था।